दोस्तों नमस्कार। मैं आलोक शुक्ला अपनी YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बिहार में चल रहे विशेष सघन मतदाता पुनरीक्षण के संदर्भ में आजकल ये चर्चा आम है कि भारत निर्वाचन आयोग को नागरिकता की जांच करने का अधिकार है अथवा नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि यह कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं बल्कि गृह मंत्रालय का है। दूसरी ओर आयोग का कहना है कि संविधान उसे इस बात की जिम्मेदारी देता है कि मतदाता सूची में केवल नागरिकों के ही नाम हों, इसलिए आयोग को मतदाताओं की नागरिकता का सत्यापन करने का पूरा अधिकार है। मामला फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय में है, इसलिए हम आयोग की शक्तियों के बारे में इस समय कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। आज का हमारा विषय इससे कहीं अधिक गंभीर है। हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि नागरिकता के सत्यापन का आधार आखिर है क्या, और अगर किसी व्यक्ति की नागरिकता पर प्रश्न उठाया जाता है तो वो किस प्रकार स्वयं को भारत का नागरिक सिद्ध कर सकता है। परंतु आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित हैं, परंतु ये अनुच्छेद केवल उन व्यक्तियों की पहचान करते हैं जो संविधान के प्रारंभ के समय अर्थात 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बन गए थे। साथ ही अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है। तदनुसार संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया है, जिसमें समय समय पर संशोधन भी किए गए हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके निर्धारित करता है। ये हैं जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण और क्षेत्र का समावेश। आज की चर्चा में मुख्य रूप से जन्म से प्राप्त होने वाली नागरिकता ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इसके प्रावधानों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले तो यह जान लें कि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 के पहले भारत में पैदा हुआ प्रत्येक व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक है, भले ही उसके माता पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी हो। 1 जुलाई 1987 को या इसके बाद भारत में पैदा हुए व्यक्ति को भारत का नागरिक तभी माना जाता है जब जन्म के समय उसके माता पिता में से कम कोई एक भारत का नागरिक हो। 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद भारत में जन्म लेने वालों को भारत का नागरिक तभी माना जाता है जब उनके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हों, या जिनके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है तो दूसरा बच्चे के जन्म के समय अवैध प्रवासी न हो। इससे आप समझ ही गए होंगे कि जन्म से नागरिकता प्रमाणित करने के लिए जन्म की तारीख के अनुसार आपको यह प्रमाणित करना होगा कि आपका जन्म भारत में हुआ है। यदि आपका जन्म 1 जुलाई 1987 और 3 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है तो आपके भारत में जन्म लेने के अलावा माता पिता में से कम किसी एक का भारत का नागरिक होना प्रमाणित करना पड़ेगा। यदि आपका जन्म 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद हुआ है तो आपको अपने भारत में जन्म लेने के अलावा माता एवं पिता दोनों को ही भारत का नागरिक होना प्रमाणित करना होगा, या कम से कम यह प्रमाणित करना होगा कि माता पिता में से जो आपके जन्म के समय भारत के नागरिक नहीं थे वो उस समय भारत में अवैध प्रवासी भी नहीं थे। सुनने में यह बात साधारण सी लगती है, परंतु वास्तव में इन बातों को प्रमाणित करना काफी कठिन हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि भारत में जन्म होना कैसे प्रमाणित किया जा सकता है। यदि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है जिसमें जन्म की तारीख और जन्म का स्थान दोनों लिखे हैं, तब तो उसका उपयोग भारत में जन्म प्रमाणित करने के लिए किया जा सकता है। परंतु बहुत सारे लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र है ही नहीं। अक्सर बच्चों का नामकरण जन्म के समय नहीं किया जाता। ऐसे में जन्म प्रमाण पत्र में केवल मां का नाम लिखकर बेबी ऑफ लिख दिया जाता है। ऐसे में यह प्रमाणित करना कठिन हो सकता है कि यह आपका ही जन्म प्रमाण पत्र है। यदि माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र न हो तो उनकी नागरिकता प्रमाणित करना और भी कठिन हो सकता है। अधिकांश गरीब और बिना पढ़े लिखे लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होता। ऐसे लोगों को अपना जन्म प्रमाणित करने में बहुत कठिनाई हो सकती है, विशेषकर यदि वे रोजगार की तलाश में अपने घर से दूर किसी बड़े शहर की गंदी बस्ती में रह रहे हों। अल्पसंख्यकों के लिए तो ये और भी बड़ी समस्या हो सकती है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्तमान में भारत का नागरिक होने के प्रमाण के लिए कोई एक दस्तावेज नहीं है। कुछ हद तक पासपोर्ट को नागरिकता का प्रमाण पत्र माना जा सकता है, परंतु अधिकांश लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 13 के अंतर्गत केंद्र सरकार को भारत की नागरिकता के संबंध में संदेह के मामलों में
नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार है, परंतु ऐसा यदा कदा ही किया जाता है। तात्पर्य यह है कि जब किसी की नागरिकता पर संदेह न किया जाए और उसे नागरिकता प्रमाणित करने की आवश्यकता न पड़े तब तक तो ठीक है, परंतु यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर संदेह कर उसे अपनी नागरिकता प्रमाणित करने को कहा जाए तो अधिकांश लोगों के लिए बहुत बड़ी कठिनाई पैदा कर सकता है। विशेष रूप से गरीबों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। आजकल पूरे देश में बांग्ला भाषियों को बांग्लादेशी कहकर अत्याचार करना आम हो गया है। देखिए इंडियन एक्सप्रेस में गुरुग्राम के बांग्ला भाषियों के बारे में एक रिपोर्ट। वेस्ट बंगाल मालदा से हैं। ये हमारे प्रूफ सब कुछ है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, रेशन कार्ड है, वोटर कार्ड है, लेकिन फिर भी पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं। रूम पे मैं खाना खाने था, उस टाइम में वो मेरे को उठाया था। मेरे पास आधार कार्ड था, पैन कार्ड था, सब कुछ आईडी था, लेकिन छुरा नहीं, किसी का बात नहीं मानता है। हम लोग क्या गरीब बंदा है और हम लोग क्या बांग्ला में बात करते हैं इसलिए बांग्लादेशी है क्या? हम लोग बांग्ला में नहीं बात कर सकते हैं क्या? बांग्ला में बात करते इसलिए हम लोग बांग्लादेश के है? हाँ? दैनिक भास्कर में देखिए कैसे भारत के नागरिकों को बांग्लादेशी कहकर पहले देश से बाहर धकेल दिया गया और बाद में उन्हें वापस भारत में बुलाया गया। ये वो भारतीय लोग हैं जिन्हें अवैध प्रवासी समझकर जबरदस्ती बांग्लादेश में धकेल दिया गया था। पश्चिम बंगाल से महाराष्ट्र काम करने गए कुछ मजदूरों को इसलिए पकड़ लिया जाता है क्योंकि उन पर शक था कि ये बांग्लादेश से भारत अवैध रूप से रह रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस इन्हें पकड़कर डिटेंशन सेंटर भेज देती है और एक रात इन्हें सीमा पर ले जाकर बांग्लादेश में धक्का दे दिया जाता है। इन सभी को 16 जून को भारत वापस लाया जा चुका है। इसी प्रकार की एक घटना हाल ही में छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में भी हुई है। इस घटना के संबंध में पहले न्यूज चैनल द लेंस में एक रिपोर्ट देखिए। हमको यहाँ से लेकर आ गया और बोला कि तुम हिंदुस्तानी है साबित करके दिखाओ, पहले तुम राष्ट्रीय गीत सुना के दिखाओ। हम लोग ने राष्ट्रीय गीत सुनाया, फिर हमको बिठाया और कुछ लोग है जो जिंदगी में कभी स्कूल ही नहीं गया है, उसको बोल रहे राष्ट्रीय गीत कहाँ से आएगा, उसको मारा। हम सब लोगों को मारा, बेल्ट से मारा, हाथ के पैर में पैड में मारा। हम साफ सफाई करवाया और साइबर ऑफिस के पीछे जो थे इससे वो कांटेदार पेड़ थे और कुछ बोतल के टुकड़े भी थे, वो साफ करवाया। हमारा एक साथी जो है उधर इधर है, उसको पैर भी काट गया। ठीक है, तो हमारे ऊपर बहुत मानसिक टॉर्चर किया है। और अब TV9 छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश पर देखिए महुआ मोइत्रा इस घटना के बारे में नाराजगी से क्या कह रही है। State sponsored kidnapping of 9 people by the Chhattisgarh government, by the Chhattisgarh police. 9 people from my constituency were working as masons at a private school on a construction site in Albera Para in the Kondagaon district of Bastar division in Chhattisgarh. Day before yesterday on the 12th, police came to the construction site where they were staying, picked up these 9 workers, all of whom had valid documents, took them with them. Their mobile phones have been switched off. We since have got information from the family members that they have been put in jail in Jagadalpur in the neighboring district. भारतीय नागरिकता अधिनियम में सन 2004 में संशोधन के द्वारा धारा 14A जोड़ी गई जो केंद्र सरकार को नागरिकों का पंजीकरण करने और नागरिकता पहचान पत्र जारी करने का अधिकार प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार को एक राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बनाने की शक्ति भी प्रदान करती है। अभी तक इस प्रावधान के अंतर्गत राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर बनाने का काम केवल असम में ही प्रारंभ किया गया है और वहां इसके बड़े गंभीर परिणाम सामने आए हैं। असम में नागरिकता का प्रश्न 1971 में बांग्लादेशी शरणार्थियों के बड़ी संख्या में भारत आने से उत्पन्न हुआ। इंदिरा गांधी ने 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध घोषित करने का सबसे बड़ा कारण यही बताया था कि भारत में बड़ी संख्या में शरणार्थी आ रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों के आने से असम के लोगों को लगने लगा कि उनके कारण असम के लोग अपने ही क्षेत्र में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। इसके कारण ऑल असम स्टूडेंट यूनियन या आसू ने एक बड़ा आंदोलन किया जिसके फलस्वरूप राजीव गांधी के समय भारत सरकार को असम समझौता करना पड़ा। बाद में इसी यूनियन के नेताओं ने असम गण परिषद की स्थापना की और असम में उनकी सरकार भी बनी। असम समझौते के बाद ये बात उठने लगी कि असम की वोटर सूची में भी बड़े पैमाने पर बांग्लादेशियों के नाम हैं। 1978 में तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त SL शक्धर ने
तमिलनाडु में राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों की एक बैठक में कहा कि पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में बड़े पैमाने पर विदेशियों के नाम मतदाता सूची में जुड़ गए हैं, जिन्हें हटाना जरूरी है। शखधर जी की इस बात ने आंसू की मांग को और हवा दी। इसके बाद आर.के. त्रिवेदी जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, उस समय असम में मतदाता सूची का सघन पुनरीक्षण किया गया और 1979 लोग अपनी नागरिकता प्रमाणित नहीं कर पाए, उनके नाम मतदाता सूची में नहीं जोड़े गए। इसके बाद टीएन शेषन के समय असम में फिर से मतदाता सूची का पुनरीक्षण हुआ। जब ड्राफ्ट रोल प्रकाशित किए गए तब तक 3.7 लाख मतदाताओं के विदेशी होने का संदेह व्यक्त किया गया। इनके नाम के आगे डी या डाउटफुल लिख दिया गया। इसके बाद जब एमएस गिल मुख्य चुनाव आयुक्त बने और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया, तब इनके नाम के आगे डी लिखा रहा। यह निर्णय लिया गया कि इनके नाम मतदाता सूची में बने रहेंगे, परंतु इन्हें वोट डालने का अधिकार तब तक नहीं होगा जब तक इनकी नागरिकता प्रमाणित न हो जाए। इसके बाद असम में इन डाउटफुल या डी वोटरों की नागरिकता की जांच की जाने लगी। आयोग ने आदेश दिया कि इन 3.7 लाख लोगों का मामला 1964 के फॉरेनर ट्राइब्यूनल आदेश के तहत बनी फॉरेनर ट्राइब्यूनल के समक्ष रखा जाए। कुल 1,99,631 मामले ट्राइब्यूनलों के समक्ष आए, जिनमें से मात्र 3,686 को ही विदेशी माना गया और उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। इस बीच गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि ट्राइब्यूनल का निर्णय आने तक इन डी वोटरों को डिटेंशन कैंप्स में रखा जाए। इन्हें गोलपाड़ा और कोकराझार के शिविरों में रखा गया। इस बीच लाखों डी वोटर लापता हो गए, जिन्हें ढूंढा ही नहीं जा सका। 6 जनवरी 2014 को राज्य सरकार ने विधानसभा को बताया था कि राज्य में उस समय कुल 1,43,227 डी वोटर थे। भारत की संसद ने 1983 में IMDT अधिनियम बनाया, जिसमें अवैध प्रवासियों की पहचान करके उन्हें डिपोर्ट करने के लिए IMDT ट्राइब्यूनल बनाने का प्रावधान था। डी वोटरों के प्रकरण इन ट्राइब्यूनलों को सौंप दिए गए। इनका काम और भी धीमा था। इसका एक कारण यह था कि फॉरेनर अधिनियम में स्वयं को भारत का नागरिक प्रमाणित करने के लिए साक्ष्य का बोझ उस व्यक्ति पर था जिसे विदेशी कहा गया है, परंतु IMDT अधिनियम में यह बोझ सरकार पर था। IMDT अधिनियम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा चुका है, इसलिए ये सारे प्रकरण वापस फॉरेनर ट्राइब्यूनल को अंतरित हो गए हैं। खास बात यह है कि इतने वर्षों में ढेर सारे धन के व्यय और इतने प्रयास के बाद भी सरकार 1.5 लाख से अधिक कथित अवैध प्रवासियों में से केवल 32,870 को ही डिपोर्ट कर पाई है। यह जानकारी असम सरकार ने राज्य विधानसभा को दी है। देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया में 19 फरवरी 2025 को छपी यह खबर। असम के डी वोटरों की यह कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई है कि आज बिहार में सघन मतदाता पुनरीक्षण के माध्यम से यह कहानी दोहराई जा रही है। निर्वाचन आयोग बिहार में अवैध बांग्लादेशी और नेपाली लोगों की पहचान करने में लगा है, जबकि यह काम उसका है ही नहीं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि निर्वाचन आयोग जिनकी पहचान करेगा, उनके विरुद्ध फॉरेनर ट्राइब्यूनल में प्रकरण चलाकर उन्हें विदेशी सिद्ध करना पड़ेगा। इसके बाद ही उन्हें देश से बाहर निकाला जा सकेगा। यह काम कितना कठिन है, ये बात असम की कहानी से साफ हो जाती है। असम में 100 से अधिक फॉरेनर ट्राइब्यूनल बनाए गए थे, जबकि बिहार सहित देश के अन्य राज्यों में अभी तक एक भी फॉरेनर ट्राइब्यूनल बना ही नहीं है। निर्वाचन आयोग का कहना है कि वो बिहार के बाद देश के अन्य राज्यों में भी ऐसा ही सघन पुनरीक्षण करने वाला है। देश में जिस प्रकार बांग्ला भाषी गरीबों के विरुद्ध माहौल बनाया जा रहा है, उससे ऐसा लगता है कि इस सघन पुनरीक्षण में बहुत बड़ी संख्या में लोगों पर विदेशी होने का आरोप लगाया जाएगा। ऐसे में यह काम बहुत ही कठिन होने वाला है। असम में इस पूरी प्रक्रिया से गरीब लोगों को कितना कष्ट उठाना पड़ा, उसकी अनेक कहानियां सुनने को मिलती हैं। BBC पर आप मधुबाला मंडल की ये हृदय विदारक कथा सुने तो आपको रोना आ जाएगा। 3 साल पहले एक शाम NRC का नोटिस कोई मेरे घर के बाहर पेड़ में अटका के चला गया। मैं तो पढ़ी लिखी हूँ नहीं, मुझे समझ में नहीं आया कि कागज में क्या लिखा है। फिर 2 महीने बाद एक दिन अचानक घर में पुलिस आ गई। उस सुबह बहुत ठंड थी और मैं अपनी पोती के लिए आग जला रही थी। मैंने उनसे कई बार कहा कि मेरा नाम मधुबाला मंडल है और मैं बांग्लादेशी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरा नाम मधुबाला दास लिखा और मुझे कोकराझार जेल में बंद कर दिया।
गलत पहचान के कारण 3 साल डिटेंशन सेल की यातना झेलकर बाइज्जत बाहर आई मधुबाला मंडल अपनी रिहाई की सारी उम्मीद छोड़ चुकी थी। जेल में मैं एक कमरे में 40 औरतों के साथ रहती थी। हम दिन भर रोते और यही सोचते रहते कि हमें किस बात की सज़ा दी जा रही है। वहाँ मेरी भूख खत्म हो गई और मैं बीमार रहने लगी। खास बात यह है कि भारतीय होने के बाद भी मधुबाला मंडल को 3 साल तक डिटेंशन कैंप में नर्क जैसी परिस्थितियों में रहना पड़ा। 3 साल के बाद वे वापस तो आईं, परंतु जो यातना उन्होंने झेली वे कभी जीवन भर उसे भूल नहीं पाएंगे। मोहसिन आलम भट्ट ने अवैध प्रवासी होने का आरोप झेल रहे लोगों की यातना पर एक लंबी रिपोर्ट प्रकाशित की है। द वायर में दिए गए साक्षात्कार में वे बता रहे हैं कि ये बात केवल उन 1,60,000 लोगों की नहीं है जिन्हें फॉरेनर ट्राइब्यूनल ने विदेशी घोषित किया है। ये बात उन 1,30,000 लोगों की भी है जिन्हें फॉरेनर ट्राइब्यूनल ने भारतीय घोषित किया। उन्होंने भी सालों तक यातना झेली है। हमारी कोर आर्ग्यूमेंट इसमें यह है कि अगर हम इस मसले को सिर्फ फॉरेनर ट्रिब्यूनल लेवल पे देखें तो हम एक बहुत बड़ा इशू को मिसअंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ ये एक सिस्टम की तरह काम करता है और इस सिस्टम में बॉर्डर पुलिस भी है, फॉरेनर ट्रिब्यूनल भी है, हाई कोर्ट भी है और अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट भी है। अब इंटेंशन और उसके बारे में हम बाद में और डिटेल में बात कर सकते हैं, पर हमारी आर्ग्यूमेंट ये है कि इस पूरी सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है और जो प्रोसेस है, जो कई कानून में इनकॉर्पोरेटेड है, कई गैर कानूनी तरीके से भी चलता है, कुछ बिना कहीं लिखित रूप से भी चलता है, वो एक सिस्टम इस तरीके से ऑपरेट कर रहा है कि लोगों की सिटीजनशिप बिल्कुल अनड्यू प्रोसेस है, गैर कानूनी तरीके से उनकी सिटीजनशिप ली जा रही है। तो हाँ, हमारी आर्ग्यूमेंट है कि ये जितने लोग जिनको इस प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ा, और मैं सिर्फ ये कहूँगा ये सिर्फ 1,60,000 लोग जिनको फॉरेनर डिक्लेयर किया है फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने, सिर्फ उनकी कहानी नहीं है। उसके ऊपर एक और नंबर है, 1,30,000 को इंडियन भी डिक्लेयर किया गया है, पर उनकी भी बड़ी लंबी जद्दोजहद चली है। उनको कई डॉक्यूमेंट्स देनी पड़ी, दूर दराज इलाकों से फॉरेनर ट्रिब्यूनल जाना पड़ा, फिर हाई कोर्ट जाना पड़ा, कई लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए। तो उनकी जो इतनी मेहनत और उनके ऊपर जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ है वो भी कहानी है। भारत के चारों ओर ऐसे देश हैं जहां भारत में रहने वाले लोगों जैसे ही लोग रहते हैं। उनका रहन सहन, बोलचाल, पहनावा सब कुछ उसी क्षेत्र में रहने वाले भारतीयों जैसा ही है। पूर्व में बंगाली और बर्मा के लोग, उत्तर में नेपाली, पश्चिम में पंजाबी और सिंधी, दक्षिण में तमिल। इनमें से बहुत सारे लोगों के रिश्तेदार भी भारत के नागरिक हैं। इनमें से कुछ 1-2 पीढ़ी पहले तक भारत में ही रहते थे और बंटवारे के बाद भारत को छोड़कर गए हैं। आखिर कुछ साल पहले तक तो ये सभी भूभाग भारत का ही हिस्सा थे। ऐसे में इन लोगों में से अवैध प्रवासियों की पहचान करना और उन्हें देश से बाहर निकालना आसान नहीं है। दूसरी ओर नागरिकता संशोधन अधिनियम में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्मावलंबियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान भी कर दिया गया है। शायद इसी कारण ये देखा जा रहा है कि भारत में अवैध रूप से रह रहे बहुत से गरीब रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी मुसलमानों ने हिंदू नाम रख लिए हैं। यदि ये लोग हिंदू धर्म अपना लेते हैं तो क्या अधिनियम के अंतर्गत इन्हें भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी? दुनिया में बहुत से देश अवैध अप्रवासन की समस्या से जूझ रहे हैं। इनमें से अमेरिका का नाम काफी आगे है। मजे की बात यह है कि अमेरिका में भारत के लोग बड़ी संख्या में अवैध अप्रवासी हैं और जब अमेरिका इन्हें अमानवीय तरीके से अपने देश से बाहर निकालता है तो भारत में इसके विरुद्ध कड़ी प्रतिक्रिया होती है। डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको बॉर्डर पर एक दीवार ही बना डाली, परंतु इससे भी अवैध अप्रवासन का अंत नहीं हुआ। लोग जान की बाजी लगाकर अभी भी अवैध रूप से अमेरिका जा रहे हैं। दरअसल अवैध अप्रवासन के पीछे के कारण अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न, संसाधनों की कमी, रोजगार का अभाव और भयंकर गरीबी है। इसीलिए हमें इस समस्या को मानवीय दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। चुनावों और मतदाता सूची के साथ इसे जोड़ देने पर सबसे बड़ा कुप्रभाव यह है कि लोग इस समस्या को ठंडे दिमाग से सोचने की जगह इमोशनल होकर निर्णय लेने लगते हैं। इस समस्या का समाधान निर्वाचन आयोग जैसी संस्था नहीं कर सकती, जिसके पास ना तो इसके लिए संवैधानिक और कानूनी शक्ति है और ना ही संसाधन है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार को सभी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर रणनीति बनानी होगी और अपने पड़ोसी देशों से भी बात करनी होगी। बॉर्डर पर रखवाली तो बढ़ानी ही होगी। यदि निर्वाचन आयोग पूरे देश में नागरिकता की पहचान करने लगा तो इस बात की पूरी संभावना है कि असम की समस्या से 100 गुना बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, जिसका खामियाजा पूरे देश को लंबे समय तक भुगतना पड़ सकता है। भारत में नागरिकता प्रमाणित करना आसान नहीं है, खासकर यदि आप गरीब हैं और अल्पसंख्यक हैं। तो आज के लिए इतना ही।
जल्दी ही फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय पर नए वीडियो के साथ प्रसंग में। तब तक के लिए नमस्कार।